वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। DGISPR से यूट्यूबर जर्नलिस्ट की अहम मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल, PTI के मुस्तकबिल और दीगर सिक्योरिटी मामलात पर अहम ब्रीफिंग। 4 घंटे तवील ब्रीफिंग में किन अहम सवालात के जवाबात आए, मीटिंग की अहम तफसीलात शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा वादी तीरा में ऑपरेशन के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत के एक दूसरे पर इल्जामात। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन को महदूद पैमाने पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करार दिया। KP हुकूमत बगैर इजाजत ऑपरेशन के मौके पर कायम है। दूसरी तरफ सवात में स्ट्रीट मूवमेंट के दौरान तकरीर में वजीर आला सुहेल आफरीदी ने खुद को कत्ल किए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार मुनीब फारूक। इसके अलावा मुतनाज़ा ट्वीट के मामले पर ईमान मजारी और शौहर हादी चट्टा को मजमूई तौर पर 17 साल कैद और जुर्माने की सजा। फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद में वकला ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। सड़कों पर भी एहतजाज। क्या रियासत हार्ट स्टेट बनने के ऐलान की तरफ गामजन है? इस अहम इशू पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और आखिर में इंडिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश के बॉयकॉट के बाद शुरू होने से पहले ही सियासी तनाजे का शिकार हो गया। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की भी वजीर आजम से अहम मुलाकात। बड़े फैसले मुतवक्को। क्या पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने से इनकार करेगा या कोई और ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जा सकता है? इस पर भी बात करेंगे आज के शो में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार मुनीब फारूक। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम सलाम। जी मुनीब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, अभी जो रिसेंट एक जो है मीटिंग हुई DGISPR की, यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट के साथ एक अहम मुलाकात हुई। ये इससे पहले जो मुलाकात हुई थी उससे कैसे मुख्तलिफ थी? वो तो काफ़ी तवील मुलाकात थी और काफ़ी डिटेल में जो है वो उसमें तमाम बातें जो हैं वो की गई थी। तो इस मुलाकात ये क्यों ज़रूरी, इसकी ज़रूरत पेश आई, किस तरह से मुख्तलिफ थी ये? जी बहुत शुक्रिया, और क्लासेस साहब को भी मेरी तरफ से सलाम। देखिए, गुजारिश ये है, इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि ये मुलाकात हो या इससे पहली मुलाकात हो, खबर मैं आप तक जरूर पहुंचा सकता हूं, लेकिन मैं इससे पहले वाली ब्रीफिंग में भी कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं जा सका था। इस ब्रीफिंग में भी मेरे बगैर ये ब्रीफिंग हुई, मैं उसमें शामिल नहीं था, लेकिन मुझे इतना अंदाजा जरूर था कि ये ब्रीफिंग किस हवाले से है, और जो उसकी रिपोर्टिंग हुई बाय एंड लार्ज चीजें तो आपके सामने आ गई। जी जी। लेकिन इस ब्रीफिंग के अंदर जो एक डिफरेंट एलिमेंट था वो ये कि आमतौर पर जिन यूट्यूबर हजरात को, या उनमें से चंद तो बड़े रीजनेबल सहाफी मैं कहूंगा है, आई थिंक उसमें अतर काज़मी साहब का भी नाम आता है, वो रीजनेबल एक बड़े अच्छे रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं, उनको बुलाया गया जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। जी जी। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो मैं समझता हूं अगर आप उनकी जो कॉन्डक्ट है उसको देखें तो वो सहाफत से ज्यादा कैंपेनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। वो जो चीज उन्हें सूट करती है, जो उनको व्यूज देती है, जो पॉपुलर ओपिनियन के साथ वो जाते हैं या उस चीज को वो सब्सक्राइब करते हैं, वो अब आपको नजर आया कि उसमें वो एक है। शायद उनको नॉट नेसेसरली रीच आउट करने के लिए, बल्कि सिर्फ उनको शायद ये उनके लिए एक फराखदिली का मुजाहरा ये किया गया कि उनके लिए दरवाजे खोले गए कि आए, ताकि उनको भी ये बताया जाए कि बहुत सी आम पोजीशंस के ऊपर पाकिस्तान की फौज की पोजीशन क्या है। दूसरी बात जो अहम चीज थी वो ये थी कि जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से नंबर 1, जो वहां पर तिरा वैली के और उसके मज़ाफ़ात में जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं वो, नंबर 2 जो ये बोर्ड ऑफ पीस है इसके अंदर जो शमूलियत है, या अगर किसी स्टेट पे ISF के अंदर पाकिस्तान कंट्रीब्यूट ट्रूप्स करता है नहीं करता, तो उसके ऊपर जो एक पोजीशन थी पाकिस्तान की फौज की वो सामने रखी गई और ये रखी जानी थी। जरूरत इसलिए इसकी महसूस हुई है, जो आपका बुनियादी सवाल भी था, कि आप देखिए पिछले 2 महीने 2.5 महीने के अंदर जो नैरेटिव बना है, देखिए कोई इसे माने या ना माने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या सोशल मीडिया टीम के थ्रू जो उनका नैरेटिव आता है, यानी जो आफरीदी साहब का नैरेटिव है, वो बड़ा पावरफुल नैरेटिव है, और वो ऐसे उसको पेंट करते हैं कि जैसे ये ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत के खिलाफ हो रहा है। और वो बार बार इस चीज को आगे ये एडवोकेट करते हैं कि जी नहीं, यहाँ गुफ्तो शरीद से मामला हल हो सकता था, आप ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं। नंबर 2 ये कि जो मुआविन खुसूसी बराए इतलात हैं शफी जान साहब, उन्होंने रिसेंटली एक लफ्ज इस्तेमाल किया बदमाशी का। उन्होंने कहा कि जी हमने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर तमाम
पार्टीज को बुलाया और एक यूनिफाइड तरीके से हमारा एक मौकफ था तो उसको नहीं तस्लीम किया गया और ये बदमाशी उन्होंने लफ्ज बदमाशी एट्रीब्यूट की पाकिस्तान की फौज के साथ। वो एक ऑब्वियसली एक बड़ी प्रॉब्लमैटिक या बड़ी तशवीशनाक सी पोजीशन है जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ली हुई है। आज भी आप अफरीदी साहब की अगर तकरीर सुने तो बात वही है। वो जो कुछ उन्होंने बयान किया, पाकिस्तान की फौज का मौकफ वो था जो 3 दिन पहले या 4 दिन पहले DGISPR ने बयान किया। मुनीब, मैं इस पे ज़रूर जो है वो हम आगे भी बात करेंगे। ये जो तनाज़ा इस वक्त नज़र आ रहा है हुकूमती मौक़िफ़ के बीच में और जो KP हुकूमत है उनके बीच में, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली इसी मीटिंग के हवाले से आपसे पूछना चाहूँ, आपने कहा कि शायद फराग दिली का जो है वो मुज़ाहिरा किया गया है। ये जो यूट्यूबर्स थे उनमें से कुछ ऐसे थे जो कैंपेन्स चलाते हैं और नेगेटिव बातें जो हैं वो फैलाते हैं, तो ये फराग दिली की ज़रूरत क्यों पेश आई इस वक्त जब ये बहुत मौक़ों पर वाजे कर दिया गया है कि हम एक हार्ड स्टेट हैं, हार्ड स्टैंड जो है वो लिया जाएगा, किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी को कोई लाइन क्रॉस नहीं करने दी जाएगी, तो फिर ऐसे यूट्यूबर से मुखातिब करना या उनको इन्वाइट करना, इसकी क्यों ये इस फराग दिली की ज़रूरत पड़ गई? देखिए, जारी बात है ये इस्तेकाक इदारे का है, ये इस्तेकाक पाकिस्तान की फौज और ISPR का है। ISPR के DG जो भी गुफ्तगू करते हैं वो उनका जाती नहीं बल्कि फौज का मौक़िफ़ जो इदारा कह रहा होता है, और इदारा अपने सरबराह की वजह से चल रहा होता है। फौज बेसिकली ऑपरेट भी उसी तरह करती है। इन लोगों जो लोग जिनको बुलाया गया, देखिए उनमें से तो अगर कोई किसी राय से इख्तलाफ है वो तो चले, अगर कोई एक तनकीदी जायजा कोई लेता है या सवाल उठाता है उस पर तो कोई मेरे ख्याल में एतराज नहीं होना चाहिए, इतनी तो डिसेंट को जगह मिलनी चाहिए। लेकिन वो लोग जो जंग के दौरान झूठ बोलें बल्कि ऐसा प्रोपेगेंडा करें जिससे पाकिस्तान की फौज के ऊपर इन द मिडल ऑफ द वॉर उन्होंने जो ट्वीट्स की, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है, तो उनके बारे में आप क्या सकते हैं? रोज जो झूठ बेचते हैं उनके बारे में क्या कहा जा सकता है? बहरहाल इसका फैसला कि उनको क्यों बुलाया गया या उनको बुलाए जाने के पीछे क्या रीजनिंग थी, जो मैं आपको बता पाया हूं वो है, लेकिन फैसला इसका जो था कि इनको बुलाने का, वो एसेंशली जो पाकिस्तान में फौज के तर्जुमान है यानी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब का था, DGISPR का था, और उन्होंने उनको मदऊ किया। मैं समझता हूँ इसमें को लोगों ने सवाल जरूर उठाए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि आप जरूर उठाएं, लेकिन शायद कुछ लोगों को वहां नेम शेम करने की जरूरत जरूर थी, क्योंकि जो उनका कॉन्डक्ट था वो रिफ्लेक्ट कर रहा था जंग के दिनों में। देखिए, मेरा आपसे या किसी और से इख्तलाफ, मेरा पाकिस्तान की फौज की किसी पॉलिसी से अगर इख्तलाफ है तो दैट डज नॉट नेसेसरली मेक मी एंटी नेशनल। अगर मैं सवाल उठाता हूं तो मैं मुजरिम नहीं हूं, हाँ, लेकिन अगर मैं झूठ बोलते हुए ना सिर्फ एक झूठा प्रोपेगेंडा करता हूं बल्कि अपनी फौज के ऊपर ऐसी तोहमतें लगाता हूं इन द मिडल ऑफ द वॉर, तो फिर क्या मैं ये मजाक में सब कुछ कर रहा था? इसलिए मैं बहुत से लोगों को उस पर तशवीश थी, बहुत से लोगों ने इस पर सवाल किया, लेकिन ये इस्तेकाक DGISPR का था, उन्होंने बुलाया तो ठीक किया। ठीक। बहुत शुक्रिया आपका मुनीब, आपने बड़ा तफसील के साथ बड़े एक अहम और कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे अपनी बड़ी कैंडिड आपने अपनी ओपिनियन दी जो आप हमेशा देते हैं। क्या वजह आपने बात की कि उसमें जिन लोगों को बुलाया गया था वो बेसिक उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो व्यूज होते हैं, क्लिक बेस्ड उनका जर्नलिज्म या वीलॉग्स होते हैं, उनको जहां से भी मिल रही होगी, व्यूज मिल रहे होंगे, उसी तरह उनका टिल्ट रहेगा। तो इस वक्त उनको अगर आके एंटी एस्टेब्लिशमेंट व्यूज मिल रहे हैं तो वो उन्हीं को ही लेने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि क्या वजह है कि लोगों को, यूट्यूबर्स को या उन जर्नलिस्ट को व्यूज मिलते हैं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात करते हैं? उसमें एक बहुत बड़ी वजह साहब मेरा नाकिस राय है, वो ये है कि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है वो दुरुस्त हो या गलत हो, ये दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट, बट इट इज अ वेरी पावरफुल नैरेटिव। आप देखिए 2022 के अंदर उन्होंने एक नैरेटिव बेचा, अमरीकी साजिश और हम कोई गुलाम है, उसके ऊपर उन्होंने ऑलमोस्ट बाई इलेक्शन स्वीप कर लिया सारा, और उसी नैरेटिव को आगे चलाते हुए फिर उन्होंने पाकिस्तान के जो उस वक्त के आर्मी चीफ बन रहे थे जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके खिलाफ भी एक प्रोपेगेंडा चला और सारा कुछ हुआ, और जो उसके बाद होता रहा, जो आज तक खामोश नहीं हुआ। क्लास साहब, आप यू आर अ विटनेस टू इट। क्या आपको नहीं लगता कि वो एक पावरफुल नैरेटिव है?
अब उस चूरन को बेचने के लिए अगर उससे लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ना सिर्फ बने बल्कि खड़े हो गए और उनको लाखों के करीब व्यूज आने लग पड़े, मिलियंस में व्यूज आने लग पड़े, और वो सारा दिन एक ही उन्होंने बेचना है कि जी डट के खड़ा है कप्तान और पाकिस्तान की फौज में बड़ी परेशानी लाहक है। वो रात को इमरान खान साहब को पैगामात भेज रहे हैं कि खुदारा हमें माफ कर दीजिए और खुदारा आप जेल से बाहर निकल आइए। फिर उसमें कुछ पाकिस्तान के सीनियर सहाफी मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब जब चाहें वो जेल से बाहर निकल सकते हैं। मतलब ये चूरन जब आप बेचना शुरू कर दें, मैं यूट्यूबर हजरात को क्या कहूं, लेकिन चंद पाकिस्तान के जो नामवर सहाफी हैं जब वो भी ये कहना शुरू कर दें तो फिर आप यही कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर आप इस पे क्या कह सकते हैं? समथिंग विच इज अगेंस्ट फैक्ट्स, समथिंग विच डज नॉट होल्ड एनी ग्राउंड, लेकिन वो इसलिए बयान किया जाता है बिकॉज वो एक क्लिक है, उससे व्यूज मिलते हैं। मेरा ओपिनियन पॉपुलर नहीं है, लिहाजा मुझे वो व्यूज नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने बात करनी है फैक्ट की। मेरी हतल इम्कान कोशिश ये होगी कि मैं गलती कर सकता हूं, गलती मेरे फैक्ट में हो तो मैं उसे दुरुस्त करूंगा, लेकिन मैं किसी भी एजेंडे या नैरेटिव में पर्सनली इन्वेस्टेड नहीं हूं। मेरे लिए खबर की ज्यादा अहमियत है, वो हुकूमत के लिए अच्छी है तो भी, वो हुकूमत के लिए बुरी है तो भी, मेरे लिए खबर की ज्यादा अहमियत है। जैसे क्लासेस साहब आपके लिए अहमियत इस बात की है कि खबर क्या है, आपने स्टोरी को ट्रैक करना है। किसी पॉपुलर एजेंडे के ऊपर अगर आप कोई है और कोई कैंपेनिंग करता है कि डट के खड़ा है कप्तान, लेट गए सबको, सारे हो गया, 48 घंटे में ये हो जाएगा, जो कैलेंडर में डेट्स नहीं है वो भी अगलों ने दे दी है कि 76 सितंबर को या 85 नवंबर को ये हो जाएगा और खान साहब बाहर आ जाएंगे, तो फिर अब अगर इससे किसी को व्यूज मिलते हैं, चूरन बिकता है, तो क्या कहा जा सकता है जी? अच्छा सर, ये बात जो अभी आप ये बता रहे थे कि मोस्टली जो आपसे रबिया ने भी सवाल किया, वो लोग थे मोस्टली यूट्यूबर जो इमरान खान साहब के नैरेटिव के साथ, पीटीआई के नैरेटिव के साथ डट के खड़े हुए हैं और उस बात को आगे भी फैलाते हैं, और उनको इसलिए बुलाया गया था ताकि एक सेकंड नैरेटिव भी उनके सामने रखा जाए और उनको एक्सप्लेन किया जाए कि जनाब के तस्वीर के दो दूसरे रुख भी हैं। तो खान साहब तो बड़े अरसे से कह रहे हैं कि फौज मुझसे बात करे, तो एक ही दफा इन यूट्यूबर्स को बुलाने का, उनके सिंपथाइजर को बुलाने का, तो खान साहब को क्यों नहीं बुला लिया जाता? एक ब्रीफिंग उनको भी उनके लिए अरेंज कर दी जाए। हो सकता है खान साहब को यही बातें सारी समझ आ जाए जो उनको यूट्यूबर्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, खान साहब को समझ में आ गए तो सारा मसला ही हल हो सकता है। तो उसके साथ मतलब उनके साथ क्यों नहीं डायरेक्ट फिर बातचीत कर ली जाती, उनके हामी सिंपथाइजर को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, ब्रेन वॉश। और उन्होंने नहीं होना, जैसे आप कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करूं, उन्होंने नहीं होना बिकॉज उनको व्यूज मिलते हैं और वहीं से हम सबको डॉलर मिलते हैं। तो खान साहब क्यों नहीं, अडियाला इतना दूर तो नहीं, एक ब्रीफिंग उनके लिए भी अरेंज कर लीजिए सर इन फैक्ट्स पे। सर अगर आपका बड़ा मुफीद मशवरा है और मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में मुक्तदरा है उनको सोचना चाहिए कि अगर बात उन्होंने वहां इतनी फराख दिली कर दी है तो थोड़ी मजीद फराख दिली कर दें और खान साहब से एंगेजमेंट कर ली जाए। और आई एम श्योर खान साहब तो वो, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं, पैर जुत्ती नहीं पाण गए और वो कहेंगे कि बिस्मिल्लाह जाओ, केड़ा है मतलब किसके साथ मैंने इंटरेक्ट करना है। ऑब्वियसली ही विल बी वेरी कीन टू interact with anybody who comes from the establishment side, but frankly speaking मेरा नहीं लगता कि ये फराख दिली वहां तक एक्सटेंड होती है। मैंने लफ्ज फराख दिली डिलिबरेटली इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं इसे फराख दिली कह सकता हूं कि जो दिखाएगी, और मैं कोई आई हैव नो राइट कि मैं किसी को ये कहूं जी कि किसी को बुलाया जाए या किसी को ना बुलाया जाए। मैं सिर्फ एक बात करता हूं क्लासेस साहब, और शायद बीइंग पाकिस्तानी आप भी करेंगे कि हम सब करते हैं कि व्यूज ओपिनियन के ऊपर जिस मर्जी से इख्तलाफ हो जाए, फैक्ट्स दुरुस्त होने चाहिए। अगर मेरा और आपका फैक्ट दुरुस्त है तो ओपिनियन कोई ये तो नहीं ना कि मैंने और आपने एक ही ओपिनियन देना है। आपका ओपिनियन मुझसे ज्यादा ताकतवर और मुझसे ज्यादा बेहतर हो सकता है और मेरे बिल्कुल मुखालिफ हो सकता है, लेकिन फैक्ट तो दुरुस्त होना चाहिए। यहाँ तो हमारे बहुत से जो यूट्यूबर हजरात हैं उन्होंने सुबह से लेकर रात तक जो कहानी बेचनी होती है वो उनका फैक्ट से कोई बात इसलिए कह रहा था खान साहब को एंगेज करने वाली कि आप जो खान साहब के लाखों या उनके बकौल करोड़ों उनके हामी हैं, मद्दाह हैं, उनको तो आप नहीं चेंज कर सकते। तो बेहतर नहीं है जिसके वो मद्दाह हैं उसको आप चेंज करके देखें, एक बार कोशिश करके देखें कि उनको सामने, वो मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, बहुत सारी सेंसिटिविटीज को समझते भी हैं, बल्कि बेहतर समझेंगे और उनको तो इन तमाम बातों का, चीजों का, कंसिक्वेंसेज का बहुत बेहतर पता होगा हमारे जैसे यूट्यूबर से, जर्नलिस्ट से। तो वो तो मतलब करोड़ों लोगों को नहीं बदल सकते, एक बंदे को बदला जा सकता है। तो सारी कोशिश इमरान खान साहब पे कर लेनी चाहिए थी सर। मैं समझता हूं कि शायद ये एक्सरसाइज के बारे में सोचा गया हो और इस आइडिया को इस सिरे से टर्न डाउन कर दिया गया हो कि शायद ये मुमकिन नहीं है और या इसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं अज्यूम कर सकता हूं, assumption although is not a good form of judgment,
लेकिन मैं एज्यूम ही कर सकता हूं कि शायद ये इसलिए किया गया होगा। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब से राब्ता या उनसे बातचीत कम से कम इस एस्टेब्लिशमेंट की डिस्पेंसेशन की तो प्रायोरिटी नहीं है। और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट मैं आपको बताऊं कि कभी थी भी नहीं। ये जो जितनी बातें की जाती हैं, मतलब मैं पिछले दिनों, बहुत मोहतरम है जनाब मरवत साहब, मैं उनकी गुफ्तगू पे बस वो मैं बंदा हैरान ही होता। उन्होंने कहा जी ट्रंप ने भी पूछ लिया था इमरान खान साहब का और वो राब्ता हो रहा था, और यहाँ तकरीरें होंगी तो ट्रंप साहब पीछे हट गए। मतलब जैसे डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की स्पीचेस ही देख रहे थे ना, कि उन्होंने कहा अच्छा वो यहाँ पर इन्होंने बातें करना शुरू कर दी मेरे पे, लिहाजा मैं नहीं पूछता। मतलब अगर आप वो कहते हैं ना, अगर वो बादशाहों वाला काम हो तो उसको तो फिर आप कहीं तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ख्यालात के ऊपर आप कहीं तक मामलात ले जा सकते हैं। थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं आप, क्योंकि एक बैरिस्टर भी हैं, वकील भी हैं, लॉ भी समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी समझते हैं, जर्नलिस्ट, एंकर, यूट्यूबर, सारी चीजें अब आपका एक मतलब पैकेज है पूरा। आप इनको कैसे देखते हैं, ये हादी चट्टा साहब और ईमान मजारी साहबा को जो सजा हुई है ट्वीट पे, आप समझते हैं लीगली, कानूनी, कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर ये ठीक सजा है या इसी की बनती थी सजा? व्हाट इज योर टेक एज ए, मतलब वो क्या कहते हैं, स्टूडेंट ऑफ लॉ या वकील या एज ए जर्नलिस्ट के तौर पर? सर फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो अपनी राय पहले भी दे चुका हूं। मैं तो कम से कम इस फैसले से मुतमईन नहीं। अच्छा। और उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह, इसकी दो वजूहत है। चले आप कानूनी तौर पर उसे जितना मर्जी सिक्का बंद केस हम कहें, आप कहें कि ठीक है जी वो उन्होंने कानून वायलेट किया है, और उन्होंने जो बातें की हैं ईमान मजारी साहबा ने, मैं नेवर मेट हर, मुझे नहीं पता, ना ही मैं उनके कभी शौहर जो है उनसे कभी मेरी मुलाकात हुई है। लेकिन हम जो चीज में, जो मेरे लिए ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल बात है, मैं मानता हूं कि हार्ड स्टेट होना चाहिए, फैसले भी सख्त होने चाहिए, बहुत सारी चीजों पे नो नॉनसेंस भी होनी चाहिए, लेकिन शायद हमें कुछ जगह पर दरगुजर भी करना चाहिए। ये ईमान मजारी साहिबा वाला या उनके खामद का जो मामला था, इसको शायद थोड़े से बेहतर तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था। ये मेरी ओपिनियन है, मुझसे इख्तिलाफ होगा और शायद बहुत से जो लोग हैं वो मुझसे इस बात पर नाराज भी हों कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। लेकिन कम से कम मैं इस फैसले को सुनने के बाद, मैं तो इस तरह की कैफियत में हूं, मैं कोई ये, और मैं हमेशा कहता हूं कि दीज आर नॉट मोमेंट्स टू सेलिब्रेट। ऑल्दो गवर्नमेंट कह रही है जी कि पैका का कानून है और वो बिल्कुल दुरुस्त है और कानून के तहत फैसला हुआ है और वो उसका पहला नतीजा ये आई है, फेयर इनफ, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट कह सकती है बिकॉज दे आर द गवर्नमेंट इन पावर। बट एज अ कॉमन पाकिस्तानी, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, आई डू नॉट फील जस्टिफाइड। मुझे पर्सनली, मैं समझता हूं कि मुझे इस फैसले की जस्टिफिकेशन समझ नहीं आती। आप बहुत सारी चीजों के अंदर रास्ते निकालते हैं और अदालतें रास्ते निकालती रही हैं। चले बहुत से लोग कहेंगे जी कानून में कौन सा रास्ता निकलता है, जहां निकलना हो वहां निकल भी आता है। बट एट द सेम टाइम जो ईमान मजारी साहिबा कहती रही हैं, या जो वो उनका जो नैरेटिव रहा है, मुझे उस पर भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, नहीं, ये आप नहीं कह सकते। बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन्स का बिल्कुल ठीक है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी, फॉरेन एलिमेंट, ये मेरे से ज्यादा आपको इस बात का क्लास साहब इल्म है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम ये कहें कि इस वक्त जो इंसर्जेंसी या दहशतगर्दी के खिलाफ फौज लड़ रही है, उसमें यंग ऑफिसर्स, यंग जवान जाते हैं, और वो वहां कोई गेम प्लेइंग के लिए तो नहीं जाते ना, लाइफ एट स्टेक है। वो उनके जस्दे खाकी वापस आ रहे होते हैं, शोहदा के जनाजे पड़े जाते हैं, तो वो मजाक तो नहीं है ना, वो फिल्म मेकिंग तो नहीं है, वो असल में हो रहा होता है। तो जब आप ये कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो फिर आप उन बहुत सी फैमिलीज, पूरी फौज की चेन ऑफ कमांड, सबको यू पुट देम एट रेज कि भाई यहाँ वो रोज अफसर और जवान शहीद हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसके पीछे दहशतगर्दी को हम प्रमोट कर रहे हैं। ये एक बड़ा, और फिर आप मतलब नारे जिस तरह के भी लगाए गए, जो भी कुछ किया गया, तो आई थिंक ना जो उन्होंने किया वो भी गलत था। आई एम श्योर उनको भी क्वेश्चन किया गया होगा बहुत सी जगहों के ऊपर कि आप ये ना करें, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि ये करना है तो फिर ऑब्वियसली स्टेट तो फिर ऐसे ही एक्ट करती है क्लासेस साहब। बट लेट मी पुट इट इन अ डिफरेंट वे ऑल्सो। ये जो हम आज एतराज कर रहे हैं, मैं मुझ समेत, कि यार शायद ये देखिए जी ट्वीट करने पे या नारा लगाने पे जी वो सजा हो गई है, मुझे भी लगता है कि नहीं होनी चाहिए यार, थोड़ा गुंजाइश होनी चाहिए। बट आप जो एंशिएंट डेमोक्रेसी है दुनिया में, वो कौन सी है जी? वो बरतानिया है।
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आप जरा वहां जाकर सर 2-4 ट्वीट्स करें किंग के बारे में, और आप वहां पर 2-4 ऐसी चीजें करें। मैं विजिटर हूं ना, मैं जाके अपने ट्विटर हैंडल से करता हूं, पता तो लग देगा मैं लंदन में बैठ के, इंग्लैंड में बैठ के कर रहा हूं। आप देखिएगा अगले 5-6 घंटों में मेरे साथ क्या होता है, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। यहां पर पुलिस लाठी चार्ज करती है तो कहते हैं जी बड़ा जुल्म कर दिया है पुलिस ने, लेकिन वहां जब यूरोप में और बर्तानिया में बैटन चार्ज होता है तो आप देखिए वहां पर पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट कितना इनडिस्क्रिमिनेटली फेंटा लगाती है सबको। This is the difference। ठीक मुनी, मैं थोड़ा सा आगे जो है वो चलना चाहूंगी। जो एक तनाजा नजर आ रहा है इस वक्त ऑपरेशन 13 में ऑपरेशन को लेकर हुकूमत और केपी हुकूमत के दरमियान, मैं ये पूछना चाहूंगी, थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि ये ऑपरेशन जितनी दफा भी जो फौजी क़यादत है उन्होंने भी जब जिक्र किया, उन्होंने कहा ये ऑपरेशन के अगेंस्ट है तो होते रहे, ऑपरेशन तो अब भी चल रहा है और वो जारी है। तो ये पिछले कुछ महीनों से जो है वो हम देख रहे हैं कि जब भी कोई ऐसी ब्रीफिंग की गई है तो उसमें बताया गया कि ऑपरेशन तो चल रहा है। फेयर इनफ, अभी क्यों ये जरूरत पड़ गई है कि एक फेस ऑफ जो है वो केपी हुकूमत से किया जाए, जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो लोगों की हो रही है? जाहिर ऑपरेशन होता है तो डिस्प्लेस भी जो है वो लोग वहां से निकलते हैं, नकल मकानी करते हैं। ये इसकी जरूरत इस वक्त क्यों पड़ गई है? क्योंकि इतने अरसे से तो ये बात नहीं हो रही थी, और ये जो फैसला किया गया होगा उनको डिस्प्लेस करने का, नकल मकानी का, ये तो बहुत पहले जो है वो हो चुका होगा। क्या इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इंतजामात सही नहीं थे? अब जो है वो नजर आ रहा है कि किस तरह सख्त मौसम में जो है वो लोग नकल मकानी कर रहे हैं। क्यों जरूरत पड़ गई है आपके ख्याल में इस वक्त? देखिए, मैं जो अगर नोटिफिकेशन शायद आपकी नजर से भी गुजरा होगा और क्लासेस साहब की नजर से भी, जो मेरे ख्याल में गालिबन 25 या 26 दिसंबर का है, और उसमें लिखा है कि जो खैबर के डीसी हैं उन्होंने 28 अक्टूबर को सूबाई हुकूमत को मुतला किया था ऑफ एंटिसिपेटेड एंड टेम्पररी एंड वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ दी आईडीपीज, या लोगों ने वहां से नकल मकानी करनी है। मैंने एज ए जर्नलिस्ट खुद नकल मकानी, ये जो आईडीपी कैंप्स हैं 2008-9 में मैंने कवर किए हैं, जब राय हक 1 राय हक 2 था, तो आई नो कि वहां आईडीपीज होते हैं और मजबूरी होती है, लोग वहां नहीं रह सकते जहां ऑपरेशन हो रहा हो। हाँ। ये तो मैंने जाती तौर पर भी देखा है कि जब लॉ एंड फौज एक्ट कर रही हो तो वहां सिविलियंस नहीं रह सकते। बट इशू यहां पर ये है, इन द मिडल ऑफ ऑल दिस, जो आज आफरीदी साहब की तकरीर है वो तो ऐसे लग रहा है जैसे उन पर किसी ने एकदम बम फोड़ दिया है कि जी आपने लोगों को वहां से निकाल दिया, हाँ। या फौज ने कहा इनको कि निकाले। नहीं, ये बात तो अक्टूबर में अगर डीसी लिख रहे हैं, इट मींस ही न्यू कि क्या होना है वहां पर, और वहां पर दहशतगर्दी है। अगर वो हॉट बेड है तिरा वैली तो क्या वहां पर छोड़ दिया जाए? वो कहते हैं नहीं, मुज़ाकरात करें। माजी में जो कुछ हुआ मैं उसको बिल्कुल मान लेता हूँ कि तहरीक इंसाफ 100% दुरुस्त कहती है और गलती सब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की थी। मैं अगर चले 1 मिनट के लिए मान, तो आज की हकीकत क्या है? आज की हकीकत यह है कि दोबारा दहशतगर्दी वहां पर मौजूद है। आज की फौज ये कह रही है कि दहशतगर्द हैं, इनको मारे बगैर आपका कचरा साफ नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं फिर? आप क्या नूर वली महसूद की बात मान के वहां वो इलाका उन्हें देना चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी की शरीयत नाफिज करके पैरेलल स्टेट रन करना शुरू कर दें वहां पर? अब ऐसा नहीं हो सकता। मुनीब, मैं थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें, मैं यहाँ पे जो है वो एक सवाल जो मेरा बनता है वो ये कि ये आपने कहा कि वहां दहशतगर्दी है, हम सब मानते हैं ऑपरेशन हो और बिल्कुल दहशतगर्दी का जो है वो खात्मा हो, इतनी मासूम जानें जो हैं वो उसमें चली जाती हैं, लेकिन अगर ये ऑपरेशन डिसाइड कर लिया गया है कि वहां पे ऑपरेशन हो रहा है तो क्यों इसको जो है वो खुले तरीके से ये नहीं कहा जाता कि ये ऑपरेशन वहां उसकी जरूरत है और ये हो रहा है वहां पे? हुकूमती मौकिफ तो इस वक्त ये नजर आ रहा है कि नहीं, ये फुल फ्लैज ऑपरेशन नहीं है, ये ज़रबुल अज़ब की तरह ऑपरेशन नहीं है, ये सिर्फ आईबीओज हैं। और नकल मकानी की भी जब बात की जाए, जाहिर है कहीं ऑपरेशन होगा तो नकल मकानी भी होगी, उसकी भी बात की जाए तो वो उसको भी अवॉइड करते हैं और उसको भी केपी हुकूमत पे डालने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, अगर जरूरत है इस चीज की तो खुलकर बोलें कि इसकी जरूरत है और हम ये कर रहे हैं। देखिए, इससे ज्यादा और क्या बोला जा सकता है? डीजीआईएसपीआर कम से कम 1 से 2 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, क्लोज डोर्स के अंदर जर्नलिस्ट को बता चुके हैं। वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं और वहां जरूरत है ऑपरेशंस की। अगर कोई ये चाहता है कि वफाकी हुकूमत और वजीर दिफा या इंटीरियर मिनिस्टर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो फिर आफरीदी साहब को डिमांड रखनी चाहिए थी कि आप डिक्लेयर करें कि आप वहां पर कोई छुपी हुई चीज तो नहीं है ना। और जब खुद फौज स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर कह रहे हैं, फौज कह रही है कि वहां पर ऑपरेशन हो रहा है और केपी की गवर्नमेंट को पता है, कोर कमांडर को भी पता है, उन्होंने बताया हुआ है,
तो ये कोई छुपी हुई चीज तो नहीं है जिसकी अनाउंसमेंट करनी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुनीब फॉर टेकिंग आउट टाइम। मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद है, डिटेल में जो है वो हमसे बात कर रहे थे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से और स्पेशली केपी में जो इस वक्त सूरत हाल है उसके हवाले से भी। नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद खबरें हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक और अहम मामले पर जो है वो बात कर लेते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ने जो है वो टीम अपना स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया है, लेकिन एक मामला जो अब भी अटका हुआ है वो ये कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं आफ्टर बांग्लादेश ऑप्टेड आउट। बांग्लादेश को जो है वो स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर दिया है आईसीसी ने। आज भी मोहसिन नकवी साहब की बड़ी अहम मीटिंग हुई क्लासा साहब शहबाज शरीफ साहब से, और उसके बाद उनका ट्वीट मैं देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि ये डिसीजन, फाइनल डिसीजन जो है वो फ्राइडे या मंडे को लिया जाएगा। अब दो जगह जो है ये बहस बढ़ गई है कि हमें जाना चाहिए इसमें, वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए, शुड बी कंटिन्यू, या फिर जो है हमें बांग्लादेश के साथ स्टैंड लेके इससे ऑप्ट आउट कर लेना चाहिए। ये बड़े अहम सवालात हैं, और वो कहते हैं इंग्लिश का एक बड़ा खूबसूरत मुहावरा है, बार बार हम रिपीट करते रहते हैं, बिटवीन ए डेविल एंड डीप ब्लू सी, कि आप आगे ये खाई है पीछे समंदर है, कहाँ पे जाएं, या कैच 22 पोजीशन। पाकिस्तान मेरा ख्याल उस वक्त वही सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। मुश्किल फैसला है, मस है, इतना आसान फैसला नहीं होता। हम बाहर बैठ के मतलब उसको एक क्या आप कह सकते हैं तनकीदी आंख से तो देख सकते, हमारे लिए बड़ा इजी होता है, लेकिन जिन लोगों ने फैसले करने होते हैं उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। फिर बाद में उनके जो नतायज आते हैं तो भी हमें पता होता है कि फलां वक्त यूं ना कर लेते, ऐसे कर लेते तो इसके नतायज फलान होते। तो अब आपने देखना दो चीज़ों में से एक तो आईसीसी के आप उसके मेंबर हैं, उसको आपने फॉलो करना है। आपने अपनी मर्जी से अपने जो मैचेज हैं आपने श्रीलंका वगैरह जहाँ भी आपने शिफ्ट कराए हैं, ये बड़ी अहम है आपके लिए। आपका टीम का आप समझते हैं जाना बहुत बड़ा ज़रूरी है वहाँ पे। फिर ब्रॉडकास्टर के आपके राइट्स हैं, फिर पैसा है, और सबसे बढ़कर वर्ल्ड कप का एक शेयर मनी है जो पाकिस्तानी को नहीं बताई जाती। ये जहन में रखें कि मोहसिन नकवी साहब हूँ या कोई भी चेयरमैन हो, इस वक्त ये इस तरह के जब आपके वर्ल्ड कप होते हैं उसमें आपके बोर्ड को भी अच्छी खासी पैसा मिलता है, तगड़ा पैसा मिलता है। सो मोहसिन नकवी साहब की इस वक्त प्रायोरिटी जो है वो पैसे भी होंगे बोर्ड के लिए, हमें कितने मिलियन ऑफ डॉलर वहाँ से शेयर में मतलब जो हमें मनी मिलनी है। जब ये 87 में पाकिस्तान ने और श्रीलंका और इंडिया ने मुश्तरका एक यहाँ पे करवाया, उन्होंने कराया था क्रिकेट, उन्होंने मैच, पाकिस्तान को 250-300 मिलियन डॉलर उस वक्त मिले थे, इसका शेयर मिला था। तो इट्स अ हेल ऑफ मनी। सो जो बोर्ड है पाकिस्तान बोर्ड का, वो इस वक्त आंखें लगाए बैठा है कि हमें पैसा मिलना है। यही वजह है कि मोहसिन नकवी साहब इसको डिले कर रहे हैं कि वो इस बात से हट कर कि उन्हें इस वक्त इंटरेस्ट मोहसिन नकवी साहब को उनमें है कि हमें वहाँ पे शेयर मिलना है, या वो ये कहें कि जनाब कि हम क्रिकेट की बात करते हैं, हमारी टीम है उसको जाना चाहिए, दुनिया भर की आंखें होती हैं पाकिस्तान में, यहाँ पे लाखों ये करोड़ों लोग हैं क्रिकेट के लवर्स हैं, सो हमें उस मैचेस में उन मैचेस में होना चाहिए। फिर कल को पीटीवी पे भी मैचेस आएंगे, या जो राइट्स होंगे, बिजनेस है, पैसा है, सो पीसीबी कांट अफोर्ड लूजिंग मनी, ये जहन में रखें। एक साइड तो ये है, और कोशिश होगी मोहसिन नकवी साहब की कि हमें इस पैसा जो आना है ना वहां से, तो वो कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए, वो रास्ता दरमियानी रास्ता निकलना चाहिए। दरमियानी रास्ता मुझे निकलता लग नहीं रहा। अच्छा, दूसरी साइड देखें, मतलब 1.5-2 साल पहले तक हमारी मतलब पाकिस्तानी जो हम वेलकम नहीं थे बांग्लादेश में, हमें कोई वहां पे कोई जाने का शौक भी नहीं था और कोई हमें आने भी नहीं देता था। तो अगर टू बी फेयर, जब तक हसीना वाजिद साहब वहां बैठी रही हैं तो पाकिस्तान के हवाले से बड़ी एक हमारी एक सख्त पॉलिसी उनकी रही है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा था, बल्कि जो प्रो पाकिस्तानी थे उस वक्त के 70s के, उनको फांसियां तक लगाई, जेलों में डाला उन्होंने, और कहीं पे कोई विजिट ही आपको नजर नहीं आती उन 15 सालों में किसी पाकिस्तानी कोई प्राइम मिनिस्टर या बड़े डेलीगेशन में वो बांग्लादेश गया हो। जब बांग्लादेश की हसीना वाजिद साहब जो है या कोई भी, वो पाकिस्तान, ये बैकग्राउंड था। ऑल ऑफ सडन थिंग्स गॉट चेंज, और हम दोनों मुल्क बड़े एक दूसरे के बड़े करीब हैं। उनके भी मतलब फौज के बड़े उनके सीनियर लीडर्स हैं, वो आए हैं, आर्मी चीफ से मिले हैं, हमारे पॉलिटिकल एलीट से मिले हैं, यूनुस साहब हैं, उनकी शहबाज शरीफ साहब से 2-4 दफा मुलाकातें हुई हैं, उनके डिफेंस के लोग हैं, बहुत सारा एक ऑल ऑफ सडन जो है जैसे पुराने दोस्त नहीं मिलते, नाराजगी के बाद भी वो मिले हैं तो अच्छे तरीके से मिलते हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का उसी तरीके का हुआ है, एंड वी केम क्लोज वेरी, मतलब ओवरनाइट जैसे जिसको कहते हैं, उतने ही ओवरनाइट वो इंडिया से वो पीछे हुए हैं इस वक्त इंडिया की। बल्कि आज मैं पढ़ रहा था कमेंट, वो किसी को स्टेडियम में नारे लगा रहे थे हमारे बांग्लादेशी भाई, बड़े खौफनाक किस्म के नारे, विच आई कांट से ऑन टीवी। तो किसी ने उसमें, इंडिया ने एक बड़ा एक उस पर कॉमेंट किया, उन्होंने कहा जितनी इस वक्त ये नफरत हमें इस बांग्लादेश से ये देखने को मिल रही है, बांग्लादेशी हमसे नफरत कर रहे हैं, इतनी तो कभी पाकिस्तान ने भी हमसे नहीं की, जिनके साथ हम 3-4 जंगें लड़ चुके हैं। और पाकिस्तानी शायद उस तरह के नारे मारे भी नहीं है कभी, मतलब पाकिस्तानी जो वहां पे हजारों की तादाद में वहां पे बांग्लादेशी जो है वो मार रहे थे यूथ जो है, बिकॉज दे फील वेरी हर्ट, बिट्रेड एंड चीटेड। वो ये समझते हैं 15 सालों में हमारे साथ उनके अकॉर्डिंगली जो जुल्म सितम हुआ,
रिप्रेशन हुए, वहां पे क्रैक डाउन हुए, गोलियां चली, 200-250-300 बंदा, बल्कि बाद में तो कहा कि 1000 के करीब नौजवान स्टूडेंट है जो मारा गया और जिन पे उन्होंने इलेक्शन में रिगिंग कराई और धांधलियां कराई, एंड दे फील वेरी एग्रीव्ड कि इंडिया ने किया है। तो फिर उसके बाद वो वहां से उड़कर चली गई थी, उन्होंने उनको पनाह दी हुई है। तो इस वक्त उनका फोकस है अब वो मतलब फॉर राइट रीजन हम जितना आगे जा चुके हैं बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश ही आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, बैकवर्ड करना चाहिए, और मोहसिन नकवी साहब को पैसे नहीं देखने चाहिए। आपको बाज दफा रीजनल जो अलायंसेस बन रहे होते हैं आपका मतलब, हालांकि आपको पता है नॉट ए हॉकिश मैन, आई एम नॉट वॉर मॉन्गर, हम तो पीस लवर हैं, और बल्कि हमने तो जंग के दिनों में भी ये बातें की हुई हैं, बट हमें तो हर जगह से मतलब गालियां खानी पड़ती हैं। इवन देन आई वुड से कि इस लम्हे पे आपको जिस तरीके से बांग्लादेश ने आपके साथ खड़ा हुआ है, उनकी यूथ है, ये लोग हैं, ये एक ने मैसेज देना होता है कि मतलब ये वर्ल्ड कप अब नहीं खेलेंगे, अब पहले भी खेले हमने, ये चीजें की हैं। बांग्लादेशी यूथ या उनका वो जो है वो फील करेंगे कि अगर हम नहीं गए, हम इस वर्ल्ड कप से कम पाकिस्तान जो हमें अपना बड़ा भाई कहता है, हम उसका हिस्सा थे, वी वर पार्ट ऑफ इट, हमारे यहाँ मतलब एक उसका नॉस्टैल्जिया है, बड़ा रोमांस है, बड़ा रोना धोना है, बड़ी कहानियां हैं 71 की पहले की। तो ये मौका है भी उनको दिखाएं कि यस हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आपके भाई हैं। अगर आप इस वक्त आपको ये मिलियंस ऑफ डॉलर नजर आ रहे हैं, या आपको क्रिकेट नजर आ रही है कि इस वजह से क्रिकेट तो मतलब 47-48 से चल ही रही है ना, तो ये मौका आपके लिए बड़ा क्रूशल है। और अगर पाकिस्तान इस वक्त जाता है क्रिकेट खेलने के, माय व्यू, मेरा पर्सनल व्यू, आई एम नॉट ए हॉकिश, मैं अगेन मैं सेइंग, मैं कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव की बुनियाद पे कह रहा हूं, बांग्लादेश इस वक्त इस फैसले को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। ये टाइम है आपके लिए, वो कहते हैं ब्रदरहुड, बैंड ऑफ ब्रदर दिखाने का या ब्रदरहुड दिखाने का। इस वक्त जरा डॉलर जो है ना, मोहसिन नकवी साहब डॉलरों को जरा पीछे करें, तो थोड़ा सा पॉलिटिकल कंसिडरेशन जो डिप्लोमेटिक और सफारती प्रायोरिटी को जो है वो हमें डिप्लोमेटिक नहीं, दैट्स मोर एंड बियॉन्ड डिप्लोमेटिक। आप लफ्ज यूज कर डिप्लोमेटिक नहीं, इट्स बियॉन्ड डिप्लोमेटिक वर्ड, इट्स ब्रदरहुड। जो आपसे बांग्लादेशी इस वक्त आपसे तवक्को रखेंगे कि जब हमारी इंडिया के साथ इतना बड़ा क्लैश चल गया और इंडिया ने हमारे साथ हम नहीं किया और हमें वहां से आउट कर दिया उन्होंने, तो इस वक्त पाकिस्तान कहां खड़ा होता है? ये बड़ा इंतहाई एक बिग स्टेटमेंट होगा अगर पाकिस्तान जाता है। माय व्यू बांग्लादेशी से डिसपॉइंट होंगे। अच्छा, सही है। इसी पॉइंट पे नाजरीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हूं। वेलकम बैक नाजरीन। आज आईसीसी टूर्नामेंट को लेकर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स पाई जाती हैं पाकिस्तान के एक सेगमेंट में कि हमें हर सूरत जो है वो बांग्लादेश के साथ हर हद तक जो है वो खड़ा रहना चाहिए। इसी पे जो है वो मुझे इस मौके पर 1971 में नसीर तुराबी की लिखी हुई नज़म याद आ जाती है, जो उन्होंने लिखी थी बांग्लादेश की मोहब्बत में, और उन्होंने कहा था वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई ना थी, कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई ना थी, बिछड़ने वाले में सब कुछ था मगर बेवफाई ना थी। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, कल आपसे फिर मुलाकात।